खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहली खबर राजधानी यानी कि जयपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भरतपुर दौरा है। दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक बिटियारी में स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करने का उनका कार्यक्रम है। दोपहर 1:30 बजे जयपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, आज बिटियारी में स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करने का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कार्यक्रम रहेगा। भरतपुर दौरे पर आज वो रहेंगे और कई कार्यक्रम आज उनके रहेंगे, उनमें से बिटियारी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बिटियारी में जा करके दोपहर 1:30 बजे जयपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो वही आपको बता दें, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद के निधन के चलते उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। लेकिन फिलहाल जो स्केड्यूल आया है दोपहर 12 से 12:30 बजे तक का, वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। और ज्यादा जानकारी के लिए लक्ष्मीकांत हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत, क्या रहेगा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पूरा स्केड्यूल? तो लगातार आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज भरतपुर दौरा है। जयपुर वो आ जाएंगे तकरीबन 1 से 1:30 बजे के बीच में और बिटियारी भी जाएंगे। कई बिटियारी में कार्यक्रम है, वहां पर शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद का निधन हुआ है, उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल होने का उनका कार्यक्रम रहेगा। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद ने 105 उम्र की आयु में अंतिम सांस ली है और जिसके बाद में परिवारजनों में काफी दुख का माहौल है और इसी के चलते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद के अंतिम संस्कार में भी शामिल होंगे। बयाना के बिटियारी में इसके अलावा भी कई कार्यक्रम रहेंगे। और लक्ष्मीकांत हमारे साथ में सीधा जुड़ चुके हैं, संवाददाता लक्ष्मीकांत। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा वहां पर? लगता है नेटवर्क इशू हुआ है। लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज भरतपुर दौरा है, बिटियारी में जाएंगे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इसके अलावा भी बिटियारी में कई कार्यक्रम होंगे, उसमें शिरकत करने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का रहेगा। बैक टू बैक स्केड्यूल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का रहने वाला है। और कल हमने वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाई जब कोटा पहुंचे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कोटा में विजयादशमी के मौके पर रावण दहन के कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। उसके बाद में वो टोंक जाते हैं, टोंक में एक होटल में आप रुकते हैं। देख रहे हैं सच में न्यूज चैनल। आ रही है सर आवाज? इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीएम के गृह क्षेत्र झील के बाड़ा में स्थित है। यहाँ सीएम साहब कुछ ही क्षणों में कभी भी इस समय मौजूद पधार सकते हैं, हेलीपैड पे आएंगे और हेलीपैड पे आने के बाद राजस्थान के विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद तिवारी के शोक को उन्हें सम्मिलित होने आएंगे और कभी भी कुछ ही क्षणों में आते। सूत्रों से पता लगा है कि वहाँ सम्मिलित होने से पहले जो सीएम साहब का गृह क्षेत्र है वहाँ उनकी कुलदेवी है, जहाँ वो आ रहे हैं। शायद हो सकता है कि कुलदेवी के भी दर्शन करें। सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात जो सामने आई है कि बीजेपी और कांग्रेस, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जो गिरिराज प्रसाद थे तिवारी जी, वो कांग्रेस से विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे थे। सीएम साहब के लिए जो कुछ है वो सब समान है। बीजेपी और कांग्रेस ऐसा कुछ भी नहीं है। किन्हीं क्षणों में, जब चंद क्षणों में सीएम साहब हेलीपैड से और झील का बड़ा कभी भी पहुंच सकते हैं। पूनम, साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर पहुंचेंगे, लेकिन उनके अंतिम संस्कार के अलावा यहां पर और क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं जिसमें वो शिरकत करेंगे? क्या आप मुझे सुन पा?
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जिस तरह से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का देहांत हुआ, वहां पर तो अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, लेकिन इसके अलावा और क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं जिसमें वो शिरकत करेंगे और कितनी बजे शिरकत करेंगे? ये एक्चुअली आपको बताना चाहूँगा कि जो टाइमिंग था सीएम साहब का आने का वो 11:30 बजे का था। ऐसी ऑब्वियसली कोई ऐसा नहीं है कि कहीं और भी जाएँगे, पर जो सूत्रों से पता लग रहा है, हो सकता है कि सीएम साहब की कुल देवी है राजराजेश्वरी माता श्री कैला देवी, हो सकता है कि वहाँ जाने से पहले वो उनके दर्शन करें। जो टाइमिंग थी वो 11:30 बजे की टाइमिंग थी साहब की। जी, बोलिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज भरतपुर दौरे पर है और वहां पर कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, लेकिन खास तौर पर जो फोकस रहेगा वो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के अंतिम संस्कार में शामिल होने का रहेगा। गिरिराज प्रसाद, जिन्होंने 105 साल की आयु में अंतिम सांस ली। और अब अगली खबर की बात कर लेते हैं। जयपुर से खबर है, जहां पर राजस्थान विश्वविद्यालय में एनएसयूआई के प्रदर्शन का मामला देखने को मिला। राजस्थान विश्वविद्यालय में हुए विवाद पर कांग्रेस मैदान में है। हाल ही में एनएसयूआई की तरफ से प्रदर्शन भी किया गया था। आरएसएस के एक कार्यक्रम का विश्वविद्यालय में आयोजन को लेकर के जमकर विरोध देखने को मिला था। विरोध के बाद कार्यक्रम की तरफ कूच करने की स्थिति में पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था। लाठीचार्ज में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को काफी चोटें भी आई थी। घायल कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंच रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व सीएम अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित तमाम नेता मिलने पहुंचे हैं। तो एक बार फिर से एनएसयूआई को लेकर के इस तरह की खबरें चौंका देने वाली है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक तस्वीर देखने को मिली जहां पर आरएसएस का कार्यक्रम होता है और वहां पर भी एनएसयूआई के जो लोग हैं वो प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद में पुलिस ने मोर्चा संभाला, लेकिन एक बार फिर राजस्थान विश्वविद्यालय में एनएसयूआई के प्रदर्शन के मामले में अब पूरी तरह से कांग्रेस मैदान में है। एक तरह से कहा जा सकता है पूरी तरह से खुल करके सपोर्ट में आई है। हाल ही में एनएसयूआई की तरफ से प्रदर्शन वहां पर किया गया था। आरएसएस के कार्यक्रम का प्रदर्शन हुआ था। विश्वविद्यालय में आयोजन को लेकर के विरोध देखने को मिला था। और कुणाल हमारे साथ में फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। कुणाल, कुछ दिन पहले वो तस्वीरें आई थी जब आरएसएस का कार्यक्रम होता है और उसी कार्यक्रम के अंतर्गत विरोध होता है, जिसके बाद में पुलिस मोर्चा संभालती है। लेकिन अब एनएसयूआई के पूरे सपोर्ट में कांग्रेस है। कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, क्या क्या एक्शन वहां पर हो रहे हैं, आप तफसील से बताइए। देखिए, आपको बता दें कि हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय में आरएसएस का एक कार्यक्रम प्रस्तावित था। इस कार्यक्रम के विरोध में एनएसयूआई के द्वारा सुबह से प्रदर्शन किया जा रहा था। उसके बाद जब जहां ये कार्यक्रम हो रहा था उस तरफ जो है एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कूच की। इस दौरान जो मंच है उसमें पोस्टर फाड़े गए और जो पोडियम उसको गिराया गया था। इसके बाद पुलिस ने जो है बल प्रयोग करते हुए कई कार्यकर्ताओं को जो है वहां से खदेड़ा था। इसके बाद एक कार्यकर्ता की हालत जो है खराब हो गई थी और जिसके सर में चोट आई थी, जिसका इलाज एसएमएस अस्पताल में चल रहा है। अभी हाल ही में हम बात करें 2 दिन में हम बात करें कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और अन्य दिग्गज हैं कांग्रेस के, वो जो है हाल जानने पहुंचे हैं। सोशल मीडिया से लेकर धरातल तक जो कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं उनके द्वारा इसको लेकर जो है इसकी निंदा की जा रही है, जो लाठीचार्ज पुलिस के द्वारा किया गया था। साथ ही जो कार्यकर्ता थे एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़, इसके अलावा डॉक्टर राम सिंह सामोता, मनीष मेघवंशी के अलावा जो अन्य एनएसयूआई कार्यकर्ता थे उनको जो है पुलिस ने 36 घंटे बाद कोर्ट में पेश किया और पेश करने के बाद उन्हें जो है जेसी यहाँ पर भेज दिया गया है। इसके बाद लगातार जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं वो अपने अपने स्तर पर जो है विरोध दर्ज कराते हुए जो जेसी भेजा गया उसका जो है विरोध यहाँ पर कर रहे हैं। बिल्कुल कुणाल, यदि मैं गलत नहीं हूं तो सबसे पहले जब ये घटना वहां पर होती है तो सचिन पायलट का मैसेज आता है सोशल मीडिया एक्स पर और उसके बाद तमाम अब जाकर के दिग्गजों का तांता लगता है, मिलने के लिए पहुंचते हैं। कुणाल, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, क्योंकि अगर हम बात करें तो एनएसयूआई के जो प्रदेश अध्यक्ष है विनोद जाखड़, उनकी करीबी कही जाती है कि सचिन पायलट से औरों की तुलना में ज्यादा अधिक है और समय समय पर जो है वो दिखते भी हैं। शक्ति प्रदर्शन जब सचिन पायलट द्वारा किया जाता है वो दिखते भी हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्योंकि ये मामला जो है आरएसएस के विरोध प्रदर्शन का था और जिस तरह से जो राष्ट्रीय नेता है राहुल गांधी, उनके द्वारा जिस तरह से आरएसएस को लगातार टारगेट किया जाता है, तो उस दृष्टि से जो बाकी नेता हैं वो भी इस मामले की गंभीरता को समझते हैं। यही कारण है कि तमाम जो नेता हैं, केवल सचिन पायलट ने ट्वीट किया, लेकिन इसके अलावा हम बात करें
पूर्व मुख्यमंत्री खुद अस्पताल पहुंचे, मरीज जो घायल कार्यकर्ता थे उससे मिलने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पहुंचे, सुखजिंदर सिंह रंधावा जो प्रदेश प्रभारी हैं वो पहुंचे। इसके अलावा मनीष यादव भी जो है मिलने के लिए, जो विनोद जाखड़ हैं उनसे जब उनको पेशी के लिए ले जाया जा रहा था मेडिकल के लिए, तो वहां पर पहुंचे। तो कह सकते हैं कि तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, चाहे सचिन पायलट हो या फिर हम डोटासरा की बात कर लें जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अभी पीसीसी के, इसके अलावा हम बात कर लें अशोक शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर की बात करते हैं। राजस्थान के चूरू जिले का ताल छापर अभयारण्य काले हिरणों के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन अब पहली बार ताल छापर से 22 ब्लैक बक को डीडवाना जिले के जसवंतगढ़ लेकर के बसाया गया है। 450 हेक्टेयर में फैले हुए इस मिनी अभयारण्य को खास तौर पर इन काले हिरणों के लिए तैयार किया है। घास, पानी और सुरक्षित माहौल की व्यवस्था के साथ ही ये जगह ब्लैक बक का नया घर बनेगी। तो वहीं प्रशासन का मानना है कि जसवंतगढ़ में विकसित हो रहा ये मिनी अभयारण्य पर्यटन के नक्शे पर जिले की नई पहचान भी गढ़ेगा। और बेहद ही प्रकृति से जुड़ी ये खूबसूरत तस्वीरें आप देख सकते हैं। ब्लैक बक की ये तस्वीरें हैं। कहते हैं कि इनके बिना जो नेचर है वो बिल्कुल अधूरा है और नेचर की खूबसूरती कहीं ना कहीं इन्हीं से जुड़ती है। हमारे ताल छापर में बहुत बड़ा एक अभयारण्य था जिसमें हमारे काले हिरन और हिरन रहते थे, और इन्हीं वर्षों में वहाँ पर इनकी जो ब्रीडिंग हुई उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में ये बढ़ गई और पर्यटन की दृष्टि से भी ये बड़े महत्वपूर्ण हो गए। सरकार ने प्रयास करके इनके लिए 4 दीवारी बनाई, लेकिन अब इतने ज़्यादा वहाँ पर हिरन हो गए कि इनके लिए एक अभयारण्य की और ज़रूरत पड़ी। तो मैं सरकार का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने जसवंतगढ़, जो हमारे नवसर्जित डीडवाना कुचामन जिले में है, जसवंतगढ़ में ऐसा क्षेत्र चिन्हित करके वहाँ काला हिरन डालकर और साथ में मादा हिरन डालकर वहाँ की उसकी ब्रीडिंग बढ़े और ये पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़े हमारा क्षेत्र, और ज़्यादा से ज़्यादा हिरन यहाँ पर पनपे। इसके लिए सरकार ने जो प्रयास किया उसके लिए मैं सरकार का साधुवाद देता हूँ, और निश्चित रूप से हमारे ज़िले में इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने वाला। देखिए, हमारे ताल छापर में बहुत बड़ा एक, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा डीडवाना कुचामन जिला जो नया अस्तित्व में आया है, और नए अस्तित्व के साथ ही इसमें जैसे पुराने नागौर जिले में तो टूरिज्म की संभावनाएं पहले भी बहुत थी, पर हमारे जिले में टूरिज्म को लेकर हम बहुत पिछड़े हुए थे। और जो ये नया प्रयोग काली हिरण को छापर से लेकर डीडवाना जिले में लाया जा रहा है, जसवंतगढ़ में एक नया अभयारण्य स्थापित किया जा रहा है, ये आने वाले समय में जिले के अंदर अभी पर्यटकों को लेकर, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे विदेशी हो, कोई ऐसा स्थान नहीं है जिससे उनको आकर्षित किया जा सके। इसलिए ताल छापर की तर्ज पर यहाँ भी एक वन्य जीव अभयारण्य जो है वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, और निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर ये जिस प्रकार की योजना बनाई गई है उस तरह से डेवलप हो जाता है तो डोमेस्टिक और बाहर के दोनों ही तरह के लोग आएंगे, क्योंकि साइबेरियन क्रेन भी यहाँ बड़ी संख्या में आ रही है, जो हमारे खारिया तालाब है उसके अंदर भी आ रही है, हम उसको भी डेवलप करें। दूदू में परिवहन विभाग की अनदेखी हादसे का कारण बनी है। आपको बता दें कि बस की स्टीयरिंग फेल होने से बस पेड़ से जा टकराई, जिससे बस में सवार स्कूल के 4-5 विद्यार्थियों को हल्की चोट आई है। गनीमत यह रही कि कोई भी बड़ा हादसा यहां पर नहीं हुआ। खटारा बस रॉयल चिल्ड्रन एकेडमी की बताई जा रही है, जो कि परिवहन विभाग की अनदेखी से चल रही है। तो एक बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिलती है। बस को लेकर के परिवहन विभाग की बड़ी अनदेखी यहां पर होती है, और गनीमत तो ये है, राहत की बात यह है कि किसी भी तरह यहां पर हादसा नहीं होता है। दूदू में परिवहन विभाग की अनदेखी हादसे का कारण बनती है, और हादसे के कारण की तस्वीरें भी आप देख लीजिए। आपको बता दें कि बस की स्टीयरिंग फेल होने से बस पेड़ से जा टकराती है, जिससे बस में सवार स्कूल के 4-5 विद्यार्थियों को हल्की चोट आई है। गनीमत ये रही कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। और खटारा बस रॉयल चिल्ड्रन एकेडमी की बताई जा रही है, जो कि परिवहन विभाग की अनदेखी से चल रही है। और अब खबर चाकसू से, जहां पर सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट को लेकर के की गई अभद्र टिप्पणी से गुर्जर समाज में भारी गुस्सा है। इसको लेकर के समाज के सैकड़ों युवा और समर्थक थाने पहुंचते हैं और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए दिखाई देते हैं।
साथ ही पुलिस को ज्ञापन भी सौंपा जाता है। गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में नफरत फैलाने की साजिश की जा रही है और ये टिप्पणी केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समुदाय की भावनाओं को आहत करने वाली है। ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि आरोपी की पहचान करके उसके विरुद्ध आईटी एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं में कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणियां करने से बचे। पुलिस अधिकारियों ने ज्ञापन लेने के बाद में निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दे दिया है। उन्होंने कहा कि मामले को गंभीरता से लेते हुए सोशल मीडिया पोस्ट की जांच भी की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। अजय राज मीणा था, वो पायलट साहब के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। पायलट साहब और उनके परिवार से हम गहरा नाता रखते हैं, तो इसलिए हम सभी भाई यहाँ आज ज्ञापन दिए हैं चाकसू थाने के अंदर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुर्जर, मीणा, जाट ये सब भाईचारा में रहो। अगर कोई भी ऐसा असामाजिक तत्व हो ऐसे गलत भाषा का प्रयोग करेगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने की कृपा करें। आज चाकसू थाने में ज्ञापन दे दिया गया है। आज सभी भाई भेड़े हुए हैं। वो पायलट साहब के लिए एक अजयपाल। और अब आपको सीधा हरियाणा ले चलते हैं जहां पर गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, आइए लेते हैं। एक साल में हरियाणा में साबर डेयरी करने जा रही है। मित्रों, 150 मैट्रिक टन प्रतिदिन दही, 10 मैट्रिक टन मीठा दही मतलब योगर्ट, 3 लाख लीटर छाछ और रोज 10,000 किलो मिठाई यही प्लांट में बनेगी जो किसानों के समृद्धि का कारण होगी। पूरे एनसीआर में और उत्तर भारत में यहां से ये आगे बढ़ेगा। मित्रों, आज हमारी साबर डेयरी राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार ये सभी राज्यों के किसानों की सेवा कर रही है और अब हरियाणा में हर जगह ये पहुंचेगी। इससे किसानों की आय में बहुत बड़ी समृद्धि होगी। अमूल के नेतृत्व में गुजरात में आधुनिक प्रजनन तकनीक, भ्रूण स्थानांतरण और लिंग निर्धारण, ये दोनों चीजों पर काफी वैज्ञानिक काम किया है। मैं हरियाणा के पशुपालक भाइयों बहनों को भी कहना चाहता हूं और हरियाणा सरकार को भी कहना चाहता हूं, ये भ्रूण स्थानांतरण और लिंग निर्धारण, ये दोनों तकनीक हरियाणा के हर पशुपालक को उपलब्ध कराया जाए और इसके साथ साथ मधुमक्खी पालन और जैविक खेती, इसको भी बढ़ावा देने की जरूरत है। गुजरात में हमारे शंकर भाई यहां बैठे हैं। गोबर गैस के लिए ढेर सारे अच्छे प्रयोग हुए। हरियाणा में ये सारे प्रयोगों को यहां लाने की जरूरत है। मित्रों, भारत का डेयरी सेक्टर पिछले 11 साल में 70% की क्षमता से बढ़ा है और विश्व में भारत का डेयरी सेक्टर सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेयरी सेक्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। हमारे दूध देने वाले पशुओं की संख्या 14-15 में 86 मिलियन थी, अब 112 मिलियन हो गई। दुग्ध उत्पादन 146 मिलियन टन से 239 मिलियन टन हुआ और देसी नस्ल की गाय, जिसका दूध मानव के शरीर के लिए बहुत गुणकारी है, उसका उत्पादन 29 मिलियन टन से बढ़कर 50 मिलियन टन